गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4.7। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। गिवन वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि चार वेक्टर्स जो हैं उनका वेक्टर सम 0 है। वेक्टर सम 0 है बेटा, ध्यान रखिएगा। सिंपल अलजेब्रिक सम 0 नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला पार्ट आप देखिएगा, फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें क्या आया, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी नल वेक्टर। मतलब कहते हैं अगर इन चार वेक्टर का वेक्टर सम 0 है तो इसका मतलब ए बी सी और डी ये चारों सेपरेटली नल वेक्टर यानी 0 वेक्टर होने चाहिए। तो होंगे 0 तब तो सम 0 आएगा, लेकिन मस्ट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0, इसका भी मैग्नीट्यूड 0, इसका भी मैग्नीट्यूड 0, इसका भी मैग्नीट्यूड 0 है तो इनका वेक्टर सम 0 ही आएगा। लेकिन मस्ट भी लिखा है, ये नहीं सही है। क्यों बेटा? अगर हम चार वेक्टर मान लें, वेक्टर ए ले लें, ये हम वेक्टर बी ले लेते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर हम सी ले लें, और एक वेक्टर डी ऐसे हम खींचें कि अगर वेक्टर डी का एरो हेड पहले वेक्टर ए की टेल से टच कर जाए तो इन सभी का रिजल्टेंट 0 होता है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि अगर 4 वेक्टर्स या 3 और मोर वेक्टर्स, तो बेटर स्टेटमेंट क्या होगा, अगर 3 या उससे ज्यादा वेक्टर हो उनको हम उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ड्रॉ करें, और अगर आखिरी वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर की टेल एक दूसरे जगह पे टच कर जाती है तो इनका रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप क्या कहोगे कि अगर ये वेक्टर नल वेक्टर नहीं भी है, इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं भी है, तब भी वेक्टर सम 0 आता है। इसका मतलब पहले ऑप्शन में अगर मस्ट भी ना होता तो सही होता, यानी कि ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी नल वेक्टर। ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर ये नल वेक्टर नहीं भी होंगे तो भी इनका रिजल्टेंट 0 ऐसे केसेस में आता है जिसमें वो क्लोज साइक्लिक फिगर बनाते हैं। करेक्ट? तो ये गलत हो गया। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग, पहला पार्ट गलत हो गया। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी, यानी ए और सी का मैग्नीट्यूड बी प्लस डी के बराबर होगा अगर ये इक्वेशन ट्रू है। यानी ये इक्वेशन अगर ट्रू है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू द बी प्लस डी। अब एक काम करो, ए और सी का मैग्नीट्यूड आइए ट्राई करते हैं। बताओ बेटा, ये देखो मैग्नीट्यूड, ये सेकेंड पॉइंट ले रहा है, ये वेक्टर ए है। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, इसके एरोहेड से अगर हम C जोड़ते, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड सी निकालना है, तो अगर इस वेक्टर को एक हल्का सा अंदाजे से ड्रॉ करते हैं, ये C अगर हम ऐसे ड्रॉ करते, तो अगर वेक्टर A में वेक्टर C को हम ड्रॉ करते तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे आता? ये कुछ ऐसे आता। ये मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस सी कुछ ऐसे आता। व्हाट वी आर डूइंग बेटा, एक बार चेक करिएगा। एक्चुअली वी आर फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस सी। दिस इज वेक्टर A, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये वेक्टर C है, तो लगभग इसी की डायरेक्शन में हमने वेक्टर C को ड्रॉ किया, तो इसका रिजल्टेंट आएगा टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट से ये आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस डी। तो जरा से एक बार B और D का मैग्नीट्यूड ट्राई करते हैं। तो वेक्टर B आप ऐसे ले लें और इसमें ऐड करें D। ये कुछ ऐसे वेक्टर आ रहा है, ये D आ गया। तो आप इसके टेल से हेड को अगर आप मिलाएं तो ये रिजल्टेंट आता है। तो ये आएगा रिजल्टेंट ऑफ B प्लस डी। गौर से देखिएगा बेटा, A प्लस सी का मैग्नीट्यूड ये है, B प्लस डी का मैग्नीट्यूड ये है। अगर एग्जैक्टली हम इनके मेजरमेंट को सही रखते तो ये वाला मैग्नीट्यूड इसके बराबर ही आता, और डायरेक्शन में देखो अपोजिट है, इसीलिए इनका रिजल्टेंट भी 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर चार वेक्टर का वेक्टर सम 0 आता है, उनमें किन्हीं दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बाकी दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसका मतलब सेकंड स्टेप जो है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने यहां 1 2 लिख दिया, आप इसे ए बी कर लीजिएगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन ए वॉज इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे याद भी कर लीजिए, अगर चार वेक्टर का वेक्टर सम 0 है तो किन्हीं दो का वेक्टर सम बाकी दो के वेक्टर सम के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। अब तीसरा पॉइंट जो चेक कर लेते हैं। तीसरा मींस सी। देखिए बेटे, ऑप्शन सी में क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी। तो आप ये जानते हैं बेटा एक प्रॉपर्टी, अगर ये चार वेक्टर एक कोरिलेटरल बना रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, चाहे वो ए हो या कोई और हो,
तो ए का मैग्नीट्यूड बेटा बी, सी और डी, ये जो मैग्नीट्यूड्स है, मतलब ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ये मेजरमेंट, ये इसका मेजरमेंट इन तीनों के सम से तो कम होगा ही। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, वैसे क्वाड्रिलेटरल में तीन साइड का सम जो है, एक जो चौथी साइड उससे बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड कभी भी इनके सम ऑफ मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होगा। यानी कि दिस इक्वेशन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ पार्ट आते हैं। फोर्थ पार्ट का मतलब डी पार्ट है। मैं बार बार 1 2 3 4 लिख रहा हूं, ए बी सी डी लिख रहा है। डी पार्ट, बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। जब बी और सी का हम रिजल्टेंट निकालें तो बेटा कुछ ऐसा आएगा। देखो, दिस इज वेक्टर बी प्लस सी, तो आप कहोगे वेक्टर बी अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, वेक्टर सी ऐसे ड्रॉ करें, और इनका रिजल्टेंट निकालें तो कुछ ऐसे आएगा। ये मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी। बी और सी का जो रिजल्टेंट है मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, वो ए और डी के प्लेन में लाई करना चाहिए इफ ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर, यानी अगर ए और डी नॉन कोलिनियर हो। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, जो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं उन्हें कोलिनियर कहते हैं। इन्हें आप पैरेलल वेक्टर्स भी मान सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इनका पहला सवाल क्या है? नॉन कोलिनियर का मतलब है कि ए और डी जो है वो एक लाइन में नहीं है। तो ये बोल क्या है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक लाइन में नहीं है, जैसे यहां देखिए एक लाइन में नहीं, ये इधर है, ये इधर या इधर, तो दे आर नॉन कोलिनियर। कोलिनियर होते तो ए और डी सब एक लाइन में होते। तो हियर ए एंड डी आर नॉन कोलिनियर। कहते हैं अगर ए और डी नॉन कोलिनियर हो तो बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट ये आता है ये मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखो बेटा ये नॉन कोलिनियर है, यानी ये सीधी लाइन में तो नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, जैसे यहां दिख रहा है वैसे ही है। ऐसी स्थिति में अगर इन चारों वेक्टर का वेक्टर सम जीरो है, तो इसके जीरो होने के लिए जरूरी है कि अगर ए और डी एक ही लाइन में नहीं है, तो बेटा वेक्टर बी और सी का जो वेक्टर सम है ये इसके ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ए और डी नॉन कोलिनियर है तो बाकी दो वेक्टर बी और सी का वेक्टर सम इन्हीं के प्लेन में होना चाहिए, तभी बेटा रिजल्टेंट जीरो होगा। ठीक है, अगला पार्ट, एंड इन द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर कोलिनियर। तो ये कहते हैं कि बी और सी को ए और डी की लाइन में होना चाहिए अगर ए और डी कोलिनियर है। आप समझिएगा, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए, अगर डी भी कोलिनियर है ना इसी की लाइन में, तो बेटा ए और डी का वेक्टर सम जो होगा वो कक्के कितना होगा? इतना होगा। देखो बेटा, यहां से यहां तक की वैल्यू ए प्लस डी के वेक्टर सम के बराबर होगी। क्योंकि वेक्टर सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट एंड हेड ऑफ द लास्ट। पहले की टेल ये है, आखिरी का हेड ये है, तो रिजल्टेंट यहां से यहां तक की दूरी आएगा, इतने के बराबर होगा। करेक्ट? तो आप देखिएगा, जब ये दोनों कोलिनियर हैं तो फिर आप बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और बाकी बी और सी का जो ये रिजल्टेंट है, ये मिलकर के जीरो कब करेंगे? तभी करेंगे जब बी और सी जो है इनका रिजल्टेंट इसी लाइन में हो, इसी के पैरेलल हो, इसी के लाइन में हो। आप बताइए, ए और डी का रिजल्टेंट ये हुआ। अगर ए और डी, बी और सी चारों मिलके जीरो करते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट इतने मेजरमेंट के बाद बराबर आता है। बी और सी का रिजल्टेंट इतने के ही बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से इसे फिर से देख लें। इन द लाइन ऑफ ए एंड डी, यानी बी प्लस सी शुड बी इन द लाइन ऑफ ए एंड डी। देखो बेटा, बी प्लस सी को हमने ए और डी की लाइन में ही लिखा है। इफ ए एंड डी आर कोलिनियर, यस बेटा, ए और डी अगर कोलिनियर हैं तो बी प्लस सी को इसी की लाइन में होना पड़ेगा, तभी जाके इनका वेक्टर सम जीरो होगा। ठीक है, तो बातों को थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में वेक्टर है, और अगर आप चाहते हैं कि ये वेक्टर ए और डी कोलिनियर है तो बाकी वेक्टर बी और सी का जो रिजल्टेंट है वो इसी की लाइन में होना चाहिए, तभी इसका वेक्टर सम जीरो आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।